हेलो दोस्तों, यदि आप 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12 के जो वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स का बिलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर्स का वह आप लोग को हम इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चनों को आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम आप लोग को ना अभी तक फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चनों का अध्ययन हम करा चुके थे, ठीक है। आज इस वीडियो में भी हम लोग ना 1 से 5 क्वेश्चनों का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप उसको 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर से भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो इसको क्या लिखिएगा, 6 लिख दीजिएगा, 2 है तो 7, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोग का 1 से लेकर 5 तक हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये 2 मार्क्स का है वीवीआई, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का रहा है हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ना हिमांक को आप समझिए। देखिए, हिमांक का मतलब होता है जमना, ठीक है। जब कोई जल अगर जम जाता है, ठीक है, बर्फ में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 प्रकार के पदार्थ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए, ये जो हम लिए हैं कंटेनर, इसमें विलयन है, ठीक है। और ये जो कंटेनर लिए हैं ये मान लीजिए शुद्ध विलायक है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक में क्या है, ये विलयन मान लीजिए है, और दूसरे में हम लोग का क्या है, ये शुद्ध विलायक है, समझिएगा, ठीक है। शुद्ध क्या है, विलायक है ना। तो अब हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांकों के अंतर को ही क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं ना। यानी देखिए, ये जो विलयन है और ये जो शुद्ध विलायक है, ठीक है, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। जैसा कि आप लोग की ये डिफिनीशंस में देख रहे हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक यदि मान लीजिए टी नोट एफ है और विलयन के हिमांक अगर टी एफ है, तो उसके अंतर को ही क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन, जिसे हम लोग डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस क्या लिखेंगे, टी एफ, ठीक है। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन है। टी नोट एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है, ठीक है। और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक है, ठीक है। तो उसके अंतर को ही हम लोग कहते हैं हिमांकों का अवनमन, ठीक है। और हिमांक मतलब क्या होता है, जब कोई द्रव पदार्थ जम जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग हिमांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप ऐसे लिखिएगा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है, ठीक है। कितने कारक है, निम्नलिखित कारक है ना। और नंबर भी आप लोग दे के लिख सकते हैं। जैसे पहला कारक कौन सा हो जाएगा, ताप हो जाएगा। दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा, द्रव की शुद्धता हो जाएगा। और तीसरा कारक कौन सा हो जाएगा, द्रव की प्राकृति हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, द्रव कोई भी अगर वाष्प दाब जो है, ठीक है ना, वो ताप से क्या होता है, कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा है कि देखिए, वाष्प दाब द्रव पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब मान के चलिए, अगर पानी है, ठीक है, और तेल है, तो दोनों को अगर हम लोग ना पूरी तरह से अगर गर्म करते हैं, ठीक है, और वो अंत क्षण में जब दोनों का अगर वाष्प देखते हैं तो दोनों का डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये द्रव की शुद्धता पर भी क्या करता है, निर्भर करता है कि द्रव जितना शुद्ध रहेगा, ठीक है, उतना ही उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। और द्रव जितना क्या होगा, कम शुद्ध होगा, उसका उतना ही वाष्प दाब कम होगा। यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ना। अब तीसरा है द्रव की प्रकृति, तो वही चीज़ हो गया, ठीक है ना, कि द्रव किस नेचर का है ना। जैसे मान लीजिए द्रव तेल है कि पानी है कि खून है कि क्या है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है, पहला ताप, दूसरा द्रव की शुद्धता, और तीसरा क्या है, द्रव की प्रकृति है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग कर सकते हैं ना। देखिए, 3 कह रहा है कि परासरण प्रक्रिया और विसरण प्रक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए, 2 प्रक्रियाएं होती है, एक परासरण और दूसरा क्या है, विसरण है। इन दोनों में क्या अंतर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे कर लेंगे।
तो लिखेंगे क्या आंसर में, परासरण प्रक्रिया और विसरण प्रक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। एक और परासरण की प्रक्रिया और एक और क्या करेंगे, विसरण की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। देखिए, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखिए जब परासरण हम लोग करते हैं तो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा शुद्ध विलायक के कण किधर की ओर गमन करते हैं, विलयन की ओर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जबकि इसमें कोई अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कि यह प्रक्रिया केवल विलयन में होती है। ठीक है, जो परासरण की प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, विलयन में होती है, और यह प्रक्रिया गैसों एवं द्रव दोनों में होती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा ना, ये गैस में भी होता है और द्रव में भी होता है। जैसे मान के चलिए, अगर जैसे मान लीजिए गैस है, ठीक है ना, अगर इस यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई खैनी ही बना रहा है तो उस खैनी का गंध किस में चला जाएगा, गैस के माध्यम से वातावरण में चला जाएगा और वह एक जगह से दूसरे जगह फैल जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग खाना ही बनाते हैं और एलपीजी गैस जो होता है वो क्या होता है, लीक करता है, तो उसका सारा का सारा गैस किस में मिल जाता है, वातावरण में, तो वह एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, गमन करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उसी प्रकार से अगर गंदा पानी को मान लीजिए नदी में बहाया जाए तो वह गंदा पानी एक जगह से दूसरे जगह भी क्या करेगा, गमन करेगा। ठीक है, तो ये द्रव में भी होगा ना। तो देखिए विसरण की प्रक्रिया क्या होगी, गैसों में भी होगी, द्रव में होगी, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पर यह आसानी से क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, जबकि परासरण की प्रक्रिया ये केवल किस में होती है, विलयन में होती है। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा परासरण की प्रक्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होती है। ठीक है, तीसरा है, इस प्रक्रिया में केवल विलायक के ही अणु क्या करते हैं, गति करते हैं ना। इसमें क्या होता है कि देखिए दो कंटेनर होता है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं। तो इसके कण जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें से गमन करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये हम लोग का हो गया क्या, विलायक। ठीक है, और ये हम लोग का हो गया विलयन। ठीक है, तो परासरण प्रक्रिया में विलायक के कण किधर की ओर गमन करते हैं, विलयन की ओर, और किसके द्वारा, एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए ये चीजें जरूरी है। जबकि इसमें देखिए इस प्रक्रिया में केवल विलय और विलायक, अच्छा इस प्रक्रिया में विलय और विलायक दोनों के अणु क्या करते हैं, गति करते हैं, क्योंकि गैस में विलय और विलायक दोनों गति करेंगे और द्रव में भी विलय और विलायक दोनों गति करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें केवल किसके, विलायक के ही अणु या कण गति करते हैं। यहाँ अणु के जगह पे ना कण लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या करते हैं, गति करते हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जो परासरण प्रक्रिया और विसरण प्रक्रिया इसमें क्या अंतर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल सा है। ठीक है, इसमें दो चीजें ले लेंगे। देखिए कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाष्प दाब में अवनमन कैसे निकालते हैं, अवनमन का मतलब कमी। ठीक है, तो देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये हो गया और ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, या फिर वाष्प दाब में अवनमन। तो अब यहाँ पर देखिए वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी बाटा में पी नोट कर दीजिए। ठीक है, इसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। तो यहाँ पर देखिए तो ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया और ये शुद्ध विलायक का क्या हो गया, वाष्प दाब हो गया, और इन दोनों के अनुपात को ही कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसको शॉर्टकट में RLVP भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, अनुपात होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए पांचवा है स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से आप क्या समझते हैं या फिर क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। सबसे पहले टॉपिक डाल देंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण का। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वे द्विअंगी मिश्रण जिनकी द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है। ठीक है, देखिए जो द्विअंगी मिश्रण होगा उस मिश्रण में द्रव
उसी का द्रव और उसी का वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है, ठीक है, तथा वह निश्चित ताप पर क्या करते हैं, उबलते भी हैं, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एक निश्चित आंकड़ा लेते हैं, जैसे देखिए 20.2% HCl और 79.8% H2O का जब मिश्रण होता है वह स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, ठीक है। अगर इससे से कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वह एक सिंपल मिश्रण होगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस मिश्रण की एक खासियत है कि इसका द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का संगठन क्या होता है, समान होता है और वह निश्चित ताप पर ही क्या करते हैं, खौलते या उबलते हैं, ठीक है। जो कि ये आप लोग को दिया था एक ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा, पूछता है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण में HCl कितना प्रतिशत होता है, तो कितना बताइएगा, 20.2%। तो ये सब्जेक्टिव में भी काम आ गया, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से क्या कीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक ना। हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए पहले वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को इसको 6 कर सकते हैं और इसको कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। इसको आप लोग 8 कर दीजिएगा और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 9 कर दीजिएगा और इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, 10, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे वीडियो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।